हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? तो आज हम बात करने जा रहे हैं अरशद नदीम के बारे में। आज 14 अगस्त है, तो आई थिंक ये बेहतरीन दिन है कि जिस टाइम पे हम अरशद नदीम के बारे में बात करें, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, वो भी 40 साल बाद। और आई थिंक पाकिस्तानी कौम को एक तोहफा था कि जिस तरह से ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हर बंदा मायूस है, और ये एक बेहतरीन तोहफा था पाकिस्तानी कौम को। आजादी का भी, अगस्त का महीना भी था। सो आई थिंक ये बेहतरीन एक टाइमिंग थी। मुझे जब ये गोल्ड मेडल अरशद जीते तो मुझे ये वो बात याद आ गई कि वो कही जाती है कि अल्लाह अपने बंदे को उस हद तक आजमाता है कि जितना वो दर्द सह सकता है। तो आई थिंक वो ये टाइम, वो हद भी आ गई थी। तो ये बड़े सही टाइम पे आई थिंक ये पाकिस्तानी कौम को खुशी मिली है। और मतलब आई थिंक उस दिन मुझे याद है कि जिस टाइम पे अरशद जीते हैं, ये रात का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे जब ये मतलब ये गेम हो रही थी। और जब वो जीते तो पूरी रात इस चीज के बारे में बात होती रही। और सोशल मीडिया पे आई थिंक मीडिया का इस दफा बहुत अहम रोल था। मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बात हुई और सब खुश थे। और ये बहुत जबरदस्त चीज है। और ये 40 साल बाद पाकिस्तान ये गोल्ड मेडल कोई भी जीता ओलंपिक में। और अरशद पहले एथलीट थे जो कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और ये पहले एथलेटिक्स में फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने ओलंपिक का फिर रिकॉर्ड भी तोड़ा जो कि 92.97 का था। और जो इनकी लास्ट थ्रो थी वो भी 91.79 की थी, जो कि दूसरे नंबर पे है। और ओवरऑल अगर देखा जाए ग्लोबली, ये छठे नंबर पे इनकी थ्रो थी किसी भी टूर्नामेंट में। और ये भी वो भी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड जो बना था वो 88 में आई थिंक या 90s में था। और उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। लेकिन अब ओलंपिक में ये रिकॉर्ड अरशद नदीम के नाम पे है। और इस गेम के बारे में ज्यादातर बात इस वजह से भी की जा रही थी कि पिछले ओलंपिक में भी पाकिस्तान से अरशद और इंडिया से नीरज चोपड़ा साहब वो भी फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अरशद ने सिल्वर मेडल जीता था। और इस दफा अरशद ने गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। और इस वजह से भी ज्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया में जहाँ पे सिर्फ एक स्पोर्ट्स है उसके बारे में बात की जाती है, क्रिकेट के बारे में जानी। और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी भी गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर है भी। इवन क्रिकेट में पाकिस्तान में कहूंगा कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए और किसी स्पोर्ट्स का तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। मतलब जैवलिन के बारे में आप लोगों को पता चला होगा, जैवलिन भी कोई स्पोर्ट्स है। सो ये बहुत अच्छी टाइमिंग भी थी और बहुत अच्छा आई थिंक तोहफा था अरशद की तरफ से पूरी कौम को। तो अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें ओलंपिक की या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की, मैं कोई इसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका जो अगर आप बैकग्राउंड देखते हो, गवर्निंग बॉडीज देखते हो, तो ये पॉलिटिशियंस किसी न किसी तरह से ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसमें आप कहोगे बिल्कुल प्राइवेट आया, इसमें पॉलिटिक्स किसी किस्म की नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लोग, ये जो स्पोर्ट्स का मकसद जो होता है ना, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मकसद यही होता है कि किसी मुल्क की या उन लोगों की एक पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए दुनिया को, और लोगों का ध्यान जरा दूसरी चीजों से हटाया जाए कि उनकी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उनके मुल्क में जो फैसले हो रहे हैं उनके बारे में क्या हो रहा है। सो वो उससे ध्यान हटाने के लिए ये चीजें की जाती हैं। सो वैसे भी अगर ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जाओ तो ओलंपिक स्टार्ट क्यों हुए थे, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल था। ऐसे ये स्टार्ट हुआ था। डिटेल में इतनी बातें करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। और लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा बहुत, ये एक रिलीजियस इवेंट था। इसी तरह से बाद में आजकल इसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स वाइस से नहीं कहूंगा नजर नहीं आती। अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप देखोगे, इंडिविजुअल मुल्क के लेवल पे आप देखोगे, जिस तरह अरशद जब वापिस आए तो आपने देखा होगा कि तब पॉलिटिक्स कितनी एक्टिव हो गई थी। आई थिंक वो सारे पॉलिटिशियंस आ गए थे कि जो पहले आई थिंक नजर भी नहीं आ रहे थे। सो वो उस तरह से आपको वो नजर आया होगा। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, इवेंट के लेवल पे देखें, अब उस तरह से नजर इस वजह से नहीं आती कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। और अगर इसमें आप देखो किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी एंटरटेनमेंट के इवेंट पे, उसमें पैसा आता है, वो मार्केटिंग का पैसा आता है। वो किसी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनकी मार्केटिंग के जो फंड्स होते हैं, वो सारा पैसा इन इवेंट्स पे लग रहा होता है। और उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बैकग्राउंड में फिर कभी जाएंगे। सो इन इवेंट्स का जो मकसद होता है वो एक सॉफ्ट इमेज दिखाना होता है उस कंट्री का जहाँ पे होस्ट की जा रही है, उन लोगों का जो इसको करवा रहे हैं। और ये एक मुझे लगता है कि
आजकल के दौर में जंगे भी नहीं होती। सो ये एक कंपटीशन, एक राइवलरीज जो होती हैं, किसी भी नेशनल राइवलरीज जो होती हैं, वो मुझे लगता है आजकल सेक्टली ना वो ग्राउंड्स के अंदर होती हैं। जिस तरह आप ये देखो कि दुनिया भर में बात होती है कि जी यूएस सबसे बड़ा मुल्क है, बहुत भी कहते हैं, क्लेम करते हैं। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो जंग करके वो सारा कुछ हासिल कर लेते हैं या वो बस ऐसे कब्जे कर लेते हैं चीजों पे। सिर्फ ये वजह नहीं है, वो लोग हर चीज में आगे हैं। अगर आप यहाँ पे भी ओलंपिक में उनके गवर्नमेंट देखो तो वो पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है। तो वो हर चीज में उन्होंने तरक्की की है, तो वो इस वजह से अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। और एक तो वो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा स्पोर्ट्स है। हमारे लाइफस्टाइल में स्पोर्ट्स कहीं पे भी नहीं आता, हमारे तो अभी बेसिक मसले हल नहीं हुए। ये काफी फर्क एक आता है और इसीलिए इसमें किसी न किसी लेवल पे सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद एक चीज के बारे में बात की जाए कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, कि इनको होस्ट करना कोई इतना इजी नहीं है। ये कोई हर कंट्री नहीं इसको होस्ट कर सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक की अगर बात करें तो इसको होस्ट करने के लिए उस मुल्क के पास $40 बिलियन होने चाहिए। वो मोस्ट इकोनॉमीज के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है इसको होस्ट करना। और क्योंकि ये पैसा रिकवर होता ही नहीं है, ये पैसा रिकवर होता है आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, कि जब वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है। इसकी रीसेंट एग्जांपल आती है फीफा की। आप देखोगे पिछले 10 सालों में कतर कितना चेंज हुआ, उन्होंने कितने पैसे लगा दिए। बाद में ओलंपिक हुआ, अब वो ग्राउंड्स उनमें मैचेस हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्ड हुआ, कितने पैसे उन्होंने लगाए होंगे। वो रिकवर आने वाले टाइम में होगा जब कतर में टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जाएंगे। जिस तरह पेरिस में अब ये ओलंपिक हो रहा है, अभी आप ये देखें कि आने वाले टाइम में अगले साल 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी है। तो उसमें भी आप अगर देखो कि पिछले 10 सालों में बात की जा रही थी कि हमारे स्टेडियम्स को, हमारी पिचेस को बेहतर होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। हमने पीएसएल के 10 सीजन निकल गए, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की स्टेडियम्स में, कोई कुछ मतलब काम हुआ ही नहीं। आज अब सर्वे बढ़ी है कि एक इंटरनेशनल इवेंट आया है, तो अब आप ये देखेंगे 6 महीने बाद आपको ये जो 3 स्टेडियम्स में होस्ट करना है चैंपियन ट्रॉफी को, वो आपको बेहतरीन नजर आएंगे। तो वो सर्वे बढ़ती है तो फिर ये चीजें होती हैं, और उससे ये चीज ये होगी कि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का मकसद ही यही होता है कि उस कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया देखे और उस स्पोर्ट्स को वहां पे ज्यादातर लोग उसको मतलब उस स्पोर्ट्स को खेल रहे और पॉपुलर भी हो बहुत ज्यादा। वैसे पॉपुलर है तो यहाँ पे तो हम वन स्पोर्ट कंट्री है, यहाँ पे तो बात सिर्फ क्रिकेट की होती है। सो ये एक सिर्फ मकसद इन टूर्नामेंट्स का ये होता है। और उसके अलावा अगर देखें आने वाले टाइम में कोई इतने ज्यादा लोग, कोई इतने ज्यादा कंट्रीज, गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड भी नहीं है कि हम लोग ऐसे इवेंट्स अपने मुल्क में करवाएं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई इतना ज्यादा फायदा होता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो पेरिस वैसे भी लोग जाते हैं, फ्रांस में वैसे भी लोग जाते हैं, डेवलप कंट्री है। तो अब वो $40 बिलियन कैसे रिकवर करेगा? उसका तो टूरिज्म पहले भी था, अगर ये ओलंपिक ना भी होता फिर भी वो टूरिज्म बाद में आना ही था, क्योंकि लोग जाते हैं उधर। सो ये वो इतना आप ये नहीं कह सकते कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग का भी कह सकते हुए एक स्ट्रेटेजी है जो कि, लेकिन फिर भी ये रिकवर पैसा करना ये कोई इतना ईजी नहीं है। $40 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। So, उसके बाद अगर बात करें अर्शद नदीम के बैकग्राउंड के बारे में, मैं तो इतनी ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता जो आप लोग जानते नहीं हो। सब कुछ ये पिछले कुछ दिनों में मीडिया पे आ चुका है कि उनका बैकग्राउंड क्या था और किस चीज में उनको सपोर्ट किया गया, किस चीज में नहीं किया गया। मैं सिर्फ इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जब अरशद पाकिस्तान पहुंचे तब क्या हुआ। ठीक है, हम सब ने कुछ वीडियोस देखी पॉलिटिशियंस की कि सब ने अपने अपने जगह पे क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। और मुझे तो ये लग रहा था, मैं मीडिया में देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ना जलसा शुरू हो गया। और क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लैग्स भी नजर आ रहे थे और आपको वो पॉलिटिशियंस आगे आगे नजर आएंगे जो आई थिंक कभी मिले भी ना हो इनसे। सो ये वही बात है कि आपको स्टेटमेंट्स, ऐसी बच्चों वाली स्टेटमेंट्स हाई पॉलिटिशियंस ने दे दी कि वो ऐसे अजीब सा लगा कि यार ये कितना अजीब सा लग रहा है। इवन उसमें बड़ा था कि जब अरशद नदीम जीतते थे उसके बाद जो उनकी मीडिया पे कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, उसके बाद आप आके पाकिस्तान जब पहुंचे और जब ये इनको हार पहनाए गए, कान में कुछ बातें कही गई, पर्चियां पकड़ाई गई, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स देखो और वो स्पेसिफिकली जब कहा गया कि जी आपने इनका नाम लेना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इन्होंने तब आपके लिए किया था, इन्होंने तब आपके लिए किया था, तो ये सब चीजें हुई और ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब आप ये देखें कि
हम लोग सिर्फ अपने मुल्क में ही हरकतें करते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे ये चीजें इस लेवल पे होती होंगी, इतने जब कोई इवेंट ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं वहां पे किस तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती होगी। सो इसके बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। आई थिंक हम सबको पता है कि क्या होता है, और हम यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी कौम बहुत कुछ जान चुकी है। और इस चीज में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गोल्ड मेडल का जितना क्रेडिट आपको देना है ना, वो सिर्फ अरशद नदीम का है, उनका क्रेडिट है। उसके बाद उनके माँ बाप का, और उनके कोच जो थे सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उनके डॉक्टर है जिनका बहुत नाम ले चुके हैं। सिर्फ इस हद तक आप देखें कि ये उनका क्रेडिट था, और किसी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। बाकी जितना सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं किया किसी ने। इवन ये कुछ अर्सा पहले जैवलिन के पास पैसे नहीं थे, तो आप ये चीजें देखेंगे, जैवलिन के पैसे नहीं थे। ये बातें अकल को समझ नहीं आती ये चीजें। ये भी सुनने में आता है कि नीरज चोपड़ा साहब ने उनकी कोई फंड रेज किया था सोशल मीडिया पे। सो बाद में फिर इनको थोड़ी सी हमारे यहाँ पे किसी को अक्ल आई तो उन्होंने फिर हेल्प की। तो हम लोग जो हरकतें करते हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आने वाले टाइम में ये आजकल ये बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, उनके लिए ये कर दिया। आने वाले टाइम में क्या होगा ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमें याद भी नहीं रहना, जो कि याद हमें रखना चाहिए। ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। आप ये 2 दिन पहले की न्यूज देखें, गोल्ड मेडल जब जीते हैं उससे 2 दिन पहले की न्यूज देखें, टीवी पे क्या चल रहा था। अवाम मायूस इतनी ज्यादा थी, वो जब गोल्ड मेडल आया तो अवाम के मूड ही एकदम बदल गए हैं। सो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि स्पोर्ट्स जो है ना वो इकट्ठा करते हैं। अब इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज हुई ना, वो हुए नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की मदर्स की जो स्टेटमेंट्स थी। पहले नीरज चोपड़ा की जो मदर है उनकी स्टेटमेंट आई कि जो गोल्ड जीता है वो भी हमारा बेटा ही है। और इसमें फिर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार जहाँ पे वो रहती है वहां पे मीडिया नहीं है, वहां पे टीवी नहीं है, उनको न्यूज का कुछ नहीं पता, जो कि बिल्कुल आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज्यादा नेगेटिविटी होती है मीडिया में, और इसीलिए उन्होंने उनके जो दिल में था उन्होंने वही बात की। सो रिप्लाई में जो उनकी स्टेटमेंट आई थी अरशद नदीम की मदर की, उन्होंने भी सेम चीज की वो भी मेरा बेटा जैसे है, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए और खाना खाए उनकी पूरी फैमिली। सो ये चीजें जब एक्सचेंज होती है ना, तो उससे पता चलता है कि एक स्पोर्ट्स इकट्ठा करता है, और जब अगर आप नेगेटिविटी को साइड में करो तो सब एक जैसे ही है। और मैं इसमें फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत अहम रोल था। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया इन दिनों में आई थिंक, और मीडिया ने जिस तरह से पुश किया, मैं देख रहा था कि सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही थी, कोई नेगेटिव इतनी कोई ज्यादा बात हुई नहीं। जो हुई वो उसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, जो कि नजर आता रहा, लेकिन लोग इतने मायूस थे। आई थिंक लोगों ने इतना वो ऐसे टाइम देखा था, लोग कह रहे थे कि यार बस पॉजिटिव बात करो। आम बंदा पॉजिटिव बात ही कर रहा था, बाकी जो जिनको जो नहीं करना चाहिए वो जो कर रहे थे वो अपना काम ही कर रहे थे। आम बंदे की बात करें तो वो पॉजिटिव बात कर रहा था, क्योंकि वो खुश था कि इतने टाइम बाद कोई एक बेहतर चीज मिली। इससे पहले आप अगर देखेंगे तो हमने क्रिकेट में भी जो हम करके आए थे वो हम सबको पता है। सो इस वजह से भी टीम इतनी ज्यादा कि टीम भी मायूस थी और कौम भी मायूस थी बहुत ज्यादा। सो ये आई थिंक बेहतरीन तोहफा था अरशद की तरफ से, और आज 14 अगस्त भी है। सो आई थिंक ये बेहतरीन टाइम है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये चीजें ऐसी होती रहें ताकि लोग डिप्रेशन में न जाए, मायूस न हो। और हमें आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी इंसान है वो किसी न किसी तरह से एक स्पोर्ट में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाए। कोई एक स्पोर्ट किसी भी उम्र में हो। हम लोग ऐसे में ये देखते हैं कि चलो ठीक है एक टाइम तक खेल लिया, जब जरूरत जिम्मेदारियां बढ़ी तो फिर छोड़ दिया। कोई एक लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी, और ताकि हम हर चीज में बेहतर हो सके। स्पोर्ट्स एक बहुत अहम चीज होती है किसी की भी जिंदगी की। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और आने वाले टाइम में दुआ करते हैं कि ऐसे 1 मेडल आए, 10 आए, 20 आए, 30 आए। ये बस क्या है, मैं बड़ी इजीली कह रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह करे ये हो भी जाए, और हम बाकी चीजों में भी तरक्की करें। तो बस यही थी। आगे आप जो इस चीज के बारे में सोचते हैं, अगर कुछ आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में दे सकते हो, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।